I audible, beta? Yes, sir. Hello, sir. Today we'll start new chapter, ionic equilibrium. तो ionic equilibrium बेटा ऐसा नेम से ही सजेस्ट कर रहा है वो रिलेटेड विद आयंस। तो आयंस कौन कौन प्रोड्यूस करता है? हम जो पढ़ते हैं उनमें एसिड हो गया है ना, जो आयंस प्रोड्यूस करेंगे, बेस हो गए जो आयंस प्रोड्यूस करेंगे, और क्या सॉल्ट्स हो गए जो आयंस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, Yes. तो basically before we start actual equilibrium, जो ionic equilibrium, we need to have the idea of acid, base and salt. तो ये थोड़ा बहुत हमने पहले भी डिस्कस किया है बिल्कुल, लेकिन शॉर्ट में फिर से एक बार उसको देख लेते हैं। जैसे एसिड बेस के कॉन्सेप्ट्स क्या है बेटा? एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स में भले ही अपने को आता है, तो भी एक बार जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस हम लोग कर लेंगे। क्या है? एक तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, राइट? Yes. आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस आप क्या कहते हैं कि an acid is a substance that dissociates and gives hydrogen ions H plus when dissolved in water. किसमें? Dissolved in water. Dissolved in water. HCl हमने लिया, HCl H2O में dissolve किया, then we are getting H plus. जब आप H plus aqueous लिखते हो, उसका मतलब होता है HCl is H plus is surrounded by H2O molecule. तो फॉर ये हम जो यहाँ पर दिखाते हैं वो तो सिंपली हम HCl गिविंग H प्लस एंड Cl माइनस करके दिखा देते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, बट एक्चुअली में H प्लस जो है वो हाईली रिएक्टिव वे में रहता है। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? H3O प्लस, और भी दूसरी फॉर्म्स हैं, लेकिन हम मेनली किसका डिस्कशन करते हैं? H3O प्लस। ये आर्हेनियस एसिड का कॉन्सेप्ट हो गया। बेस के लिए सिंपली वो क्या बोलता है? अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स OH माइनस व्हेन डिसॉल्व्ड इन Water. वाटर। NaOH इसकी कैटेगरी का हो गया। यहाँ पर भी जब आप लिखते हो Na प्लस एक्वस, तो इसका मतलब है कि Na प्लस इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। OH माइनस एक्वस मींस OH माइनस इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। तो आप जो भी लेते हो, जैसे आप पहले गैस ले रहे हो HCl, तो पहले वो डिसॉल्व होगी फिर डिसोसिएट होगी। उसी तरह से NaOH सॉलिड आपने लिया, पहले वो डिसॉल्व होगा फिर डिसोसिएट। Associated. ठीक है, वो हमको क्लैरिटी होनी चाहिए कि पहले वो डिसॉल्व होते हैं फिर डिसोसिएट होते हैं। तो आगे चलकर हम अभी पढ़ेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के बारे में। तो उसमें यही कंडीशन होती है कि वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, इसका मतलब डिसॉल्व प्रॉपर नहीं हुआ, और डिसॉल्व नहीं हुआ तो डिसोसिएट नहीं हुआ। जो डिसॉल्व हो जाएगा वो डिसोसिएट होगा। ये यहाँ पर केस हो रहा है। ये आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट हो गया, बट इसके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे ऐसे दूसरे सब्सटेंसेस हैं विच आर एसिड एंड बेस, बट वो इस जैसे वाटर में H प्लस रिलीज नहीं करते तो भी, लेकिन वो एसिड है, तो इस डेफिनेशन में फिट नहीं होते। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? दूसरा, जैसे लॉरी ब्रॉन्स्टेड। चलो याद करके बताओ क्या डिस्कशन किया था हमने लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में? It can give a proton. Yes. बस प्रोटॉन दे देगा। जो प्रोटॉन दे सकता है वो ऐसे, जो प्रोटॉन ले सकता है, जो प्रोटॉन दे सकता है वो एसिड है। जो किसको दे सकता है? कोई सामने होना चाहिए या ऐसे Any ही? substance. तो एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स प्रोटॉन टू एनी अदर सब्सटेंस। Yeah. ठीक है, देयर मस्ट बी सब सब्सटेंस व्हिच इज केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग दैट प्रोटॉन, अदरवाइज एसिड का अपना कोई कैरेक्टर वहां शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर H प्लस जो डोनर होगा
उसको एसिड बोल रहे हैं, और H प्लस जो एक्सेप्टर होगा उसको क्या बोल रहे हैं? Base. बेस, राइट। Yes. अब H प्लस को हम लोग यहाँ क्या नाम देते हैं? Proton. प्रोटॉन। सिंपल सा है, कोई भी आप केस ले लीजिए, मान लीजिए कि आपने HCl लिया, इसको NH3 में डाला, तो NH3 इज केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग H प्लस, इसने आपको NH4 प्लस बना कर दे दिया, और Cl माइनस। ये हमारे लिए यहाँ पर पेरेंट एसिड है, ये पेरेंट बेस है, और ये जो NH4 प्लस कहाँ से आया बेटा? NH3 से। ये हमने सब डिस्कशन किया हुआ है पहले, इसलिए मैं थोड़ा सा क्विक मैनर में बता रहा हूँ। ये सब NH4 प्लस NH3 से आया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? कॉन्जुगेट Acid. एसिड। Cl माइनस को क्या बोलेंगे? Conjugate base. कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, पहले ही हम लोगों ने ये पढ़ रखा है, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस क्लियर है। तो if acid is given and you need to write conjugate base, क्या करोगे बेटा? कॉन्जुगेट बेस के लिए क्या करते हैं? रिमूव H प्लस, रिमूव H प्लस। 1 H प्लस। हाँ, इस 1 पे बड़ा हो रहना, ये नहीं कि सारे निकाल। उसी तरह से if base is given, Add. गिव 1 H प्लस। to write conjugate acid, add 1 H plus। ठीक है, यहाँ रिमूव 1 H प्लस, ये सिंपल सा कॉन्जुगेट एसिड बेस बनाने के लिए है। ये आप लेकिन लिखते रहिएगा सब चीजें, आप भले हमको पहले से आती, बट हर पार्ट को लिख कर रखना है, बाद में कोई ऐसी चीज छूटनी नहीं चाहिए जो जरूरत थी और आप भूल गए। नोट कर लिया हो तो आप उसको पेश कर दो। यस सर। Yes, sir. सर डन। तो भी हटा दें। Yes, sir. Yes. चलो, आयनिक इक्विलिब्रियम में वी डू नॉट नीड दैट लुईस एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट, बट पहले से अपने को पता है लुईस एसिड बेस के हिसाब से जाते तो क्या बोलता है? लोन पेयर एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, यही है ना? Yes, sir. यस सर। तो इसकी जरूरत हमें ज्यादा पड़ती है जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड हो गया, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इस, ये भी हो गया। अब एक और पार्ट जो हमने पहले भी किया हुआ है, difference between acid strength and acid concentration। क्या मतलब है इसका? बोलिए। What is the difference between acid strength and acid concentration? या base strength and base concentration? सर कंसंट्रेशन तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। चलो एक नोट लिखो बेटा, वेरी गुड, नोट लिखिएगा। देखो नाम से ही पता चल, वैसे तो हम मूल कॉन्सेप्ट में भी एक स्ट्रेंथ पढ़ते हैं, वो कॉन्सेंट्रेशन में, यहाँ उसका वो ये मतलब नहीं, यहाँ पर स्ट्रेंथ मतलब पावर की बात कर रहे हैं। लिखिएगा यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स number of moles per liter. That's enough. So we can say more number of moles, more concentration.
more concentration. फिर लिखिएगा strength of an acid. सिमिलरली बेस के लिए लिखेंगे क्या मतलब अपने को समझ कर रखना है. Strength of an acid is determined by how completely it ionizes. Strength of an acid is determined by how completely it ionizes. ठीक है. Yes, sir. अपने को मालूम ही है जैसे कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए बोलते हैं, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया. ये लिस्ट अपने पास है. वीक एसिड के लिए एग्जांपल क्या है, जैसे CH3COH हो गया, ये सबका डिस्कशन होगा. H2S हो गया, ये सब वीक एसिड के उसमें आ रहे हैं. स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जब जाते हैं तो हमारे पास एग्जांपल्स क्या है, NaOH हो गया, KOH हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस में आ गए. वीक बेस में जनरली एमाइंस की बात करते हैं. वीक बेस में एमाइंस की बात करेंगे, जैसे NH3 लिखेंगे या फिर हम एक्वस मीडियम में लिखेंगे तो NH4OH लिख देंगे, CH3 NH3OH लिख देंगे. ये सब वीक बेस के उसमें आ गए. पढ़ा रहे हैं इसको. Sir, Yes. एक मिनट. Yes, sir. अब एक डिस्कशन मैंने पहले भी किया हुआ था बेटा, पर आप सबको सबको याद होगा. जैसे मैं लिखूं डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए जब हम बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने HCl लिया, वाटर में डिसॉल्व किया, वो H+ या H3O+ लिख दो प्लस Cl-. ठीक है. और वीक एसिड के लिए लिखा तो CH3COH प्लस H2O, और ये हमने कर दिया CH3CO- प्लस H3O. अब बात करते हैं किसके बीच की, एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस. एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस. तो जैसे उस टाइम पर भी मैंने परहैप्स आपको याद हो बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ही अपने को क्या है, हम एजम्पशन लेके चलते हैं कि कंप्लीट डिसोसिएशन. राइट. तो हम कौन सा एरो बड़ा कर देते हैं बेटा, ये वाला, So, है ना. याद होगा ऐसा डिस्कशन मैंने yes, किया sir. था. Yes, sir. तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये हो जाएगा कि Cl- इज लेस केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग H+, तो ये एरो छोटा हो गया. राइट. उसी तरह से CH3COH का डिसोसिएशन वीक है, तो इसमें ये वाला जो एरो है छोटा हो जाएगा और इस एरो को बड़ा कर देंगे, क्योंकि रिलेटिवली है ना ये आपस में. तो यहाँ पर सिंपली CH3CO- इज मोर केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग H+ देन CH3COH रिलीजेस H+. तो फिर इसका कंक्लूजन क्या निकला था बेटा, कि अगर एसिड स्ट्रांग हुआ तो उसका कॉन्जुगेट वीक होगा, और अगर एसिड वीक होगा तो उसका कॉन्जुगेट स्ट्रांग होगा. तो ये आप इसका नोट लिख लो. भले ही हमने ये पढ़ रखा है, फिर इसका नोट एक बार लिखो. नोट बोले. Yes, sir. Yes, sir. तो if acid is strong, its conjugate base must be weak. If acid is strong, its conjugate base must be weak. Similarly, if base is strong, its conjugate acid must be weak. And ये सब vice versa है. If acid is weak, conjugate base must be strong. Yes, sir. हो गया. Yes. Yes, sir. डिसोसिएशन आपने ये सब लिख लिया. हम लोगों ने जो भी काम अब इक्विलिब्रियम में किया उसको इनके लिए करेंगे. तो लिखेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर एसिड्स एंड बेसेस.
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर एसिड्स एंड बेसिस। अब इसमें मान लीजिए कि मैंने एसिड के लिए लिखा, तो HA व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो इसको हम लिक्विड लिख देंगे और इसको मान लेंगे एक्वस स्टेट। ठीक, डिसॉल्व हो गया और डिसॉल्व होके वो डिसोसिएट करेगा, तो हम यहाँ पर H+ लिख सकते हैं और एक A- लिख सकते हैं। ये भी एक्वस हो जाएगा और ये भी एक्वस हो जाएगा। तो सीधे सीधे अपना जो हमने पहले से पढ़ रखा है कि इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन upon reactant concentration, and we do not consider pure solids and pure liquid. Liquids. तो ये जो के इक्विलिब्रियम यहाँ पर, जिसको आप केसी भी लिखते हैं, स्पेशली फॉर एसिड हम इसको बोलते हैं के ए। क्या इंडिकेट करते हैं बेटा? के ए, which we call as ionization constant of acid. Ionization constant, या फिर इसको लिखते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब अगर मैं इसकी इक्वेशन को वापस अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इसको ऐसा लिख दें, HA गिविंग H+ प्लस A-, और इसमें थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम यूज करते हैं। क्या कि मान लीजिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है अपने को इसमें C, और ये 0 0 दिया है, तो हम लोग क्या करते थे बेटा? हर बार एट इक्विलिब्रियम लेते थे, है ना। मान लो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना ले लिया बेटा? अल्फा। तो अगर 1 में अल्फा है तो C में कितना हो जाएगा? C अल्फा। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख पाएंगे? C अल्फा C अल्फा। ये बड़ा स्टैंडर्ड भी है करने का। तो यहाँ पर Ka क्या लिखेंगे? सीधे सीधे concentration of H+ is C alpha, concentration of A- is C alpha upon C minus C alpha. ये सीधे सीधे अपने को बन के निकलता है C alpha स्क्वायर अपॉन माइनस अल्फा। 1. समझ में आई बात बेटा? Yes, sir. अब जैसे आपको बहुत इजी जब क्वेश्चंस आएंगे, इजी क्वेश्चंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मानते हुए कि ये जो एसिड है, बिकॉज ये वीक एसिड है, तो डिसोसिएशन बहुत कम होगा, राइट। फॉर वीक एसिड हमारा सीधे सीधे हम जो अल्फा है वो हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। किसके रिस्पेक्ट में बेटा? 1 के रिस्पेक्ट में। याद रखना, जब हम कोई चीज निग्लेक्ट करते हैं तो केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है, उसको आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में मत कर देना। बात समझ में आई बेटा? नहीं तो पता नहीं, कई बार लोग क्या है, ऊपर का उड़ा दिया तो गड़बड़ हो गया। आप केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नेग्लेक्ट करते हैं चीजों को। व्हेन यू से कि दिस इज वीक एसिड, डिसोसिएशन इज लेस, सो यू विल इग्नोर अल्फा विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये क्या बन जाएगा? के C अल्फा स्क्वायर। पर जब आप ये लिख रहे हो ना, तो यहाँ लिख देना मोस्ट डेंजरस केस। ये हमने क्या किया बेटा? हमने बड़े आराम से ये मानते हुए कि अल्फा छोटा है बहुत, हमने ये यूज कर लिया। अब उसके बाद होता क्या है कि बच्चे फिर इसको यूज करना शुरू कर देते हैं। उनको जब भी कुछ पूछा जाता है, सीधे सीधे वहां से आप अल्फा वगैरह सब निकालना शुरू कर देते हैं। फिर ये भूल जाते हैं कि ये हमने अप्रोक्सीमेशन पे लिया था। बात समझ में आई बेटा? ये क्या है अपना अप्रोक्सीमेशन। तो जब क्वेश्चन आपको दिया हो और मान लीजिए इससे आपका अल्फा का वैल्यू बड़ा आ रहा है थोड़ा, ठीक, तो आप ध्यान दें कि आप वापस उस एक्सप्रेशन पे जाएंगे जहां से आपने उसको निकाला था। यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत है। यू कैन नॉट नेग्लेक्ट अल्फा इन दैट केस, बट फिर भी इसको लिख कर रखिएगा और इसको हाईलाइट करके रखिएगा, मोस्ट डेंजरस केस। क्योंकि ऐसा नहीं कि जेई में जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप आराम से बड़े स्मूथली इस तरह से कर पाएंगे, ठीक है। बट फिर भी इसको लिख कर रखना है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस में हमको डायरेक्टली इसको यूज करना होगा। ये पार्ट अभी कॉपी नहीं किया था ना बेटा? नहीं सर। कर लिया। हाँ सर, हो गया।
हो गया, वेरी गुड। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। आयोनिक इक्विलिब्रियम बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। न्यूमेरिकल्स करने में मजा आता है अगर आपको मैथ्स और साइंस पसंद है तो। ठीक है, कई सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस जब बनते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्विंग। ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं और प्लस सॉल्विंग कई बार उसकी बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। यस सर, डन। अब जो काम देखो हमने यहाँ पर वीक एसिड के लिए किया, सेम मैनर में हम क्या कर सकते हैं बेटा, बेस के लिए कर सकते हैं। तो उसको शॉर्ट में लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा डिसोसिएशन ऑफ बेस। तो जब मैं डिसोसिएशन ऑफ बेस बोल रहा हूँ तो ऑब्वियस है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, बिग बेस की बात कर रहे हैं ना। तो अब इसमें जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा BOH गिविंग B++OH-, तो KB इसका क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट KB। KB इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो B+ कॉन्सेंट्रेशन, OH- कॉन्सेंट्रेशन अपॉन BOH कॉन्सेंट्रेशन। सेम मैनर में जैसे पहले किया था, इनिशियली C00 C minus C alpha C alpha C alpha, तो KB will be C alpha square upon 1 minus alpha, और फिर वही चीज कि अल्फा will be very less as compared to 1 for वीक एसिड। लेकिन कितना वीक है यही डेंजरस वाला पार्ट है। तो हम लोग KB इज इक्वल टू C अल्फा यहाँ भी लिख पा रहे हैं और अल्फा इज इक्वल टू KB बाई C। इसको भी लिख लो बेटा। सर, डन। हो गया। तो हमने डिसोसिएशन ऑफ एसिड लिख लिया, डिसोसिएशन ऑफ बेस लिख लिया। अब लिखिएगा डिसोसिएशन ऑफ वाटर। डिसोसिएशन ऑफ वाटर। अब देखो मैजिकल चीज यही है क्या, कि जब ये वाटर जैसे आपने यहाँ पर रखा हुआ है, तो मान लीजिए कि आपने इसमें डाल दिया HA, तो वाटर ने क्या किया, HA को ब्रेक कराया, राइट। और जब आपने वाटर में BOH डाला तो वाटर ने BOH को ब्रेक कराया, ठीक है। और जब कुछ नहीं डाला तो अपने को ही ब्रेक करा दिया, है ना। ऐसा लग रहा है कि किसी घर में दो भाई हैं, कोई बाहर का बंदा जाता है तो उसकी पिटाई हो जाती है, और जब कोई नहीं जाता है तो वो आपस में ही झगड़ा करते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे सेल्फ डिसोसिएशन। यानी H2O एक मॉलिक्यूल एसिड का काम करेगा और एक मॉलिक्यूल बेस का काम करेगा, और एक ने H+ दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने पर ये बन गया HCO+, और जिसने लूज किया वो बन गया OH-। ठीक, ये एक्चुअली में हो गया। अब इसका सिंप्लीफाइड वर्जन हम लोग क्या लिख देते हैं, H2O गिविंग H+ एंड OH-। सिंपल, ठीक है। अब इसके लिए भी जब के इक्विलिब्रियम लिखोगे तो क्या लिखोगे, H+ कॉन्सेंट्रेशन OH- कॉन्सेंट्रेशन। अगेन क्या निग्लेक्ट कर दोगे, निग्लेक्ट क्या मतलब ओमिट कर दोगे, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 लिख दोगे, तो H2O लिक्विड है। तो हम जो ये K है इसको लिखते हैं KW। क्या लिखते हैं बेटा, KW इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसको आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको सेल्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं, सेल्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है। इफ यू रिकॉल, मैंने आपको पहले कई बार बताया कि
केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग चलकर पढ़ेंगे जब भी आरएनएस इक्वेशन, तब उसमें जो के इक्विलिब्रियम है उसको रिलेट करेंगे टेम्परेचर से। अभी के लिए केवल ये मानकर चलेंगे जितने केस हैं सब टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो अपने लिए 25 डिग्री सेल्सियस बहुत मैटर करेगा। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 कंसिडर्स रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर रूम टेम्परेचर हम मान लें, राइट, और ना भी अगर वैसे माने और हम अपना सिंपल इक्वेशन लिखें, तो आपका ये जो 1 मोल है ये जितना भी डिसोसिएट करेगा सेम अमाउंट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस विल गेट। यानी एवरी टाइम आपका ये अगर x मान लेंगे, कुछ और नहीं होना चाहिए सिस्टम में। हाँ, ये अगर x मान लेंगे तो ये भी x ही होगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू KW हुआ, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई अपने ये। और अगर KW को वैल्यू 10⁻⁻14 रख दें तो अपने को कितना मिलेगा, 10⁻⁻7। तो ये हमको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मिला, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन मिला एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि 10⁻⁻7 के बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन 1 लिखेंगे ऐसा, और एक इक्वेशन इसको लिख सकते हो या इसको किसी को भी 2 करके लिखें, फिर एक नोट लिखेंगे। पहले इतना कॉपी कर लो बेटा। सर डन। यस सर, पढ़ा दें इसको। यस सर। अब इसमें लिखिएगा इक्वेशन 1 इज ऑलवेज ट्रू। देखो, हमको आगे चल के प्रॉब्लम सॉल्व करने में इन सबकी जरूरत पड़ेगी, तो आपको पता होना चाहिए कब कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो इसमें लिखिएगा इक्वेशन 1 इज ऑलवेज ट्रू while equation 2 is true, while equation 2 is true only if there is no external source of H plus and OH minus. Equation 1 is always true and equation 2 is true only if there is no external source of H plus or OH minus. ठीक है, यस सर। अब आप इसको बड़े सिंपल तरीके से सोचिए। आपने कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं लिया, केवल वाटर ही डिसोसिएट कर रहा है, तो इसका मतलब H प्लस और OH माइनस हमेशा इक्वल ही रहने वाले, यानी हमारे लिए ये क्या हो गया बेटा, न्यूट्रल। ठीक है, अब तुमने अलग से मान लीजिए H प्लस या कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दिया जो H प्लस सप्लाई कर रहा है, तो हमारे लिए H प्लस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन OH माइनस, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। अब आपने बाहर से OH माइनस डाल दिया एक्सटर्नली, तो OH माइनस विल बिकम ग्रेटर देन H प्लस, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एल्कलाइन या बेसिक आप बोल सकते हैं। ठीक है, यस सर। बट इनमें से किसी के लिए भी बात करेंगे, एक पॉइंट जो है वो हमेशा सही है, वो क्या है कि आपका जो H प्लस होगा इंटू OH माइनस होगा, वो हमेशा KW के बराबर होगा। वो आप चाहे इसकी बात करें, इसकी बात करें या इसकी बात करें। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है कि दिस इक्वेशन इज ट्रू ओनली फॉर डिसोसिएशन ऑफ वाटर। दिस इज ट्रू फॉर एवरी एक्वस सोल्यूशन वेदर एसिडिक, एल्कलाइन और न्यूट्रल। ठीक, तो एक नोट लिखिएगा बेटा। बोले सर यस सर। अच्छा, मुझे कॉपी करना था। ओके, यस सर। चलो लिखो एवरी एक्वस सोल्यूशन, every aqueous solution whether acidic, alkaline or neutral, every aqueous solution whether acidic, alkaline or neutral contains both H plus and OH minus ions.
contains both H plus and OH minus ions. The product of their concentrations is always constant. The product of their concentrations is always constant and equal to 10 raised to minus 14 at 25 degrees Celsius. Yes. क्लियर है बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं. नो सर. चलो, अब इसमें होता क्या है, कई बार जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक ये दिया 10 रेज टू माइनस मैंने लिख दिया 3.1 MHCl और एक मैंने दे दिया 10 रेज टू माइनस 3.5 MHCl. ठीक है, अब HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट? तो HCl पूरा का पूरा मान लेंगे कि डिसोसिएट हो जाएगा, तो हमारे पास 10 रेज टू माइनस 3.1 MH प्लस आ गया और इस वाले से कितना आ जाएगा बेटा? इसके बाद माइनस 3.5. ये है ना. अब ये जो आपको कॉन्सेंट्रेशंस दिख रही हैं, इनमें नॉर्मल ह्यूमन के लिए डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. वी डू नॉट लाइक to handle these types of numbers 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 3.5. ठीक है, वरना ऐसा नहीं है कि आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते. आप इनको, आप पढ़े लिखे हो, आप कंपेयर कर दोगे. आप ऑटो रिक्शा वाले से पूछ कर देखो कि भाई साहब बताइए 10 raised to minus 3.5 बड़ा होता है कि 10 raised to minus 3.1, थप्पड़ मार देगा वो आपको. ठीक है, वो छोड़ो, आप उससे नॉर्मल और क्वेश्चन, आप उससे 3 minus 5 पूछो तो भी भगा देगा तुम्हें, कहेगा फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा. लेकिन हमें कौन से नंबर्स पसंद है? हमें 3, 5, 7 ये नंबर्स पसंद है. तो ऐसा क्या कर दे कि ये नंबर जो आपको 10 रेज टू माइनस 3.1 दिख रहा है, ये 3.1 हो जाए. तो हम लोग इसका लॉग ले लें और ऐसा लॉग लें कि वो माइनस में हो. तो माइनस लॉग 10 रेज टू माइनस 3.1, बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.1. और इसी तरह से अगर हम इसका भी माइनस लॉग ले लें तो ये हमारे लिए वैल्यू हो जाएगी 3.5. अब किसी ऑटो रिक्शा वाले से आप पूछ कर देंगे, वो आराम से बता देगा कि 3.5 जो है 3.1 से ग्रेटर है, राइट? तो ये जो हमने अभी अभी किया, ये जो मैथमेटिक्स हमने की, ये हम इसलिए करते हैं बिकॉज हमें कन्वीनियंट पड़े. इसको कहते हैं पीएच स्केल. इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं बेटा? पीएच स्केल. ये जो हमने फाइंड आउट किया, ये एक्चुअली पीएच हमने फाइंड आउट किया. ये जो हमने फाइंड आउट किया, इसको हम पीएच कहते हैं. ठीक है, तो पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस. ठीक है, इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. इसमें कोई दूसरी राज की बात नहीं है, केवल एक ही बात थी, क्या अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने ये मैथमेटिकल वे चूज किया. बात समझ में आई बेटा कि हम डायरेक्टली भी H प्लस में डील कर सकते थे. अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ फर्स्ट और सेकंड में से कौन ज्यादा एसिडिक है, तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप समझ जाएंगे कि इन दोनों में से कौन ज्यादा बेटा बड़ा कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज़ टू माइनस 3.1 बड़ा है कि 10 रेज़ टू माइनस 3.5? 10 रेज़ टू माइनस 3.1 वाला बड़ा. तो आप जब आप देखते हैं तो सोचते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई केवल इतना पूछे 3 बड़ा है या 5, तो आप सोचेंगे नहीं, इमीडिएट आप बोल देंगे 5 बड़ा है. तो इसमें सोचना पड़ता है.
तो ये क्लियर है कि इसका H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, इसका मतलब है कि ये ज्यादा एसिडिक है, राइट। तो हम लोग फिर उसको जब पीएच में कन्वर्ट करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन जिसका पीएच कम होगा दैट विल बी मोर एसिडिक। Yes. ठीक है, ये छोटी सी चीज हमने डिफाइन की, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H+। पहले इतना आप कॉपी कर लो और यहाँ आप लिख सकते हैं pH स्केल। Done, sir. ये तो pH हमने सॉल्यूशन के उसमें लिख लिया। अब फॉर प्योर वाटर इसकी बात करेंगे बेटा हम अभी, फॉर प्योर वाटर, या फिर इसके बदले लिख सकते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। हो सकता है सॉल्यूशन हो लेकिन उसमें H+ और OH- की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो आप उसको प्योर वाटर की तरह ट्रीट करेंगे। तो अब प्योर वाटर की खास बात क्या थी बेटा, कि उसमें हमारा जो H+ था that was equal to OH- and that was equal to root Kw। तो यहां पर जब आप निकालते हैं pH तो ये हो जाता है माइनस लॉग रूट Kw। ये क्या हो जाएगा, हाफ, और Kw हमारा कितना था, 10⁻⁻14। सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये वैल्यू कितना आया, 7। इसीलिए जब 9-10 में पढ़ाया जाता है तो जो 7 इंडिकेट करता है वो किस चीज को इंडिकेट करेगा बेटा, न्यूट्रलिटी, है ना। 7 इंडिकेट कर रहा है किस चीज को, न्यूट्रल के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, हम लोग बोलेंगे कि ये तो हमने प्योर वाटर के लिए निकाला है जो कि न्यूट्रल पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर कभी किसी सोल्यूशन के लिए पीएच का जो वैल्यू है वो 7 से ज्यादा हो गया, तो ज्यादा होने पे क्या हो रहा था बेटा, कम एसिडिक हो रहा था, राइट। Yes. तो अगर 7 न्यूट्रल है तो कम एसिडिक का मतलब वो बेसिक हो जाएगा, Basic. यानी कि ये किस चीज को इंडिकेट करेगा, एल्कलाइन, जिसमें आप बोल सकते हैं pH ग्रेटर देन 7। और यहां से ये सब जो जाएगा वो pH लेस देन 7 और उसको हम लिख देंगे एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, और ये न्यूट्रल। ठीक है, इसको कॉपी कर सकते हैं और पहले कॉपी कर लो फिर बात करो। Done, sir. ये हटा दे। यस सर। अच्छा, ये तो हमने प्योर वाटर के लिए लिखा था, ठीक, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा था, ये हमारी इक्वेशन 2 थी कि इक्वेशन 1 थी, बड़ा एक नोट में हमने हाईलाइट किया था इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। बताइए क्या थी, Equation 2 थी. इक्वेशन 2 थी। इक्वेशन 2 किसके लिए वैलिड थी, प्योर वाटर के लिए। लेकिन इक्वेशन 1 किसके लिए वैलिड थी, सर ऑल एक्वस सॉल्यूशन, ऑल एक्वस सॉल्यूशंस। देखो एक्वस सॉल्यूशंस इसीलिए बोल रहे हैं हम लोग कि हम सब वाटर की रिस्पेक्ट में डील कर रहे हैं, राइट। इसीलिए हम Kw इन सब का यूज कर पाएंगे। कल को कुछ नया क्वेश्चन दिया, उसने नया सॉल्वेंट दे दिया, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको डील करना पड़ेगा। सो वी हैव टू रेडी फॉर जे एडवांस इन दोस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अभी वैसा उस तरह का तो उतना नहीं कुछ आया है, लेकिन अपने को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नया भी आ सकता है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन लिखाई थी और बोला था कि ये सबके लिए वैलिड है, यही था ना। Yes. अब देखो तुम इसमें जैसे अभी देवांग बोल रहा था कैसे लॉग, तो लॉग इसमें एक बार लेकर देखो, तो दोनों तरफ आप माइनस लॉग लीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा माइनस लॉग H+ माइनस लॉग OH-
एंड इधर आएगा माइनस लॉग के डब्ल्यू। तो सब आप P लगा दिए, P पोटेंशियल इंडिकेट करता है वो। तो यहाँ पर ये चीज क्या बन जाएगी बेटा, PH, ये क्या बन जाएगी POH, और इसको हम लिख देंगे PKW। कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो ये जो आया ये किसके लिए वैलिड है बेटा, फॉर ऑल एक्वस सॉल्यूशंस, फॉर ऑल एक्वस सॉल्यूशंस दिस इज वैलिड, और ये हो जाएगा इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। सर हो गया। यस सर। देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे बड़ी बात ये होती है बेटा कि अप्रोक्सीमेशंस आप किस तरह से लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर गलत अप्रोक्सीमेशन हो गया तो क्वेश्चन वहीं पर गलत हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको काफी कुछ आइडिया हो गया। हमने यहाँ पर एसिड बेस, वीक एसिड डिसोसिएशन, वीक बेस डिसोसिएशन, वाटर डिसोसिएशन, सेल्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट सब पढ़ लिया। सॉल्यूशंस के लिए रिलेशन भी निकाल लिया है। तो अब सीधे हम डील कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ जिनमें अप्रोक्सीमेशंस की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ कि किस तरह से यूज करते हैं। क्वेश्चन कितना टफ आया उसके हिसाब से हम उसमें डील करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपको अप्रोक्सीमेशन का आइडिया देता हूँ, मैं आपको एसिड का आइडिया दूंगा, एंड सेम मैनर में हम लोग किसके लिए कर सकते हैं बेटा, बेसिस, राइट। तो अप्रोक्सीमेशंस में मान लीजिए कि मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, कैलकुलेशन of pH of acidic solution, pH of an acidic solution। तो एसिडिक सॉल्यूशन कैसा हो सकता है, तो एसिडिक सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड का भी हो सकता है और वीक एसिड का भी हो सकता है, राइट। तो जैसे हम लोग इसमें डील करते हैं, पहले ले लेते हैं एसिड स्ट्रॉन्ग वाला, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर। तो आपने यहाँ पर मान लीजिए कि HA ले लिया, एक्वस कॉन्सेंट्रेशन क्या ले ली, C ले ली, ठीक है। अब इसमें जो पॉइंट्स आपको, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है बेटा कि हम लोग नॉर्मली जो H+ लेंगे वो किससे लेंगे, HA की तरफ से लेंगे, ठीक है। लेकिन वाटर भी तो डिसोसिएट कर सकता है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसका मतलब जब हम इक्वेशन लिखेंगे, मान लीजिए हम फुल चाहते हैं सब कुछ इंक्लूड करें, तो क्या हो जाएगा, HA का इक्वेशन लिखेंगे ऐसा, H+ प्लस A-, ठीक। इसके लिए लिखेंगे इनिशियल, इनिशियल इसका क्या हो जाएगा बेटा C, ये 0 0, और फाइनल यानी एट इक्विलिब्रियम ये हमारे लिए 0 हो जाएगा, बिकॉज ये कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ क्या लिख देंगे, सी सी। बात समझ में आई बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। नहीं सर। अब H2O डिसोसिएट करता है, H2O डिसोसिएट करता है, क्या देता है, H+ एंड OH-। तो अगर H+ एंड OH- मिल रहा है आपको, यहां से कितना मिलता है बेटा, 10⁻⁻7 एंड 10⁻7। कोई डिफिकल्टी नहीं। अब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया बन गई, याद है मैंने आपको लिखाया था साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया में क्या करते हैं, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया में क्या करते हैं, जो कौन से कॉमन आयन होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये C जो है वो एक्चुअली में यहाँ भी आना चाहिए, मानते हैं कि नहीं, यस। लेकिन फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जानते हो कैसी प्रॉब्लम, कि आपने अगर 10⁻7 प्लस C किया और 10⁻7 इसको लिखा, क्योंकि इसमें तो तुम्हें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है, तो होगा क्या प्रॉब्लम,
कि ये जो इक्वेशन है, जो मल्टीप्लिकेशन आपने ये किया हुआ है, क्या ये अभी भी 10⁻14 निकल पाएगा? नहीं सर। आप समझ रहे हो ना कि प्रॉब्लम क्या हो रही है? यस सर। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं, ये है तुम्हारा कॉमन आयन इफेक्ट। क्या है बेटा? कॉमन आयन इफेक्ट। आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन क्या हुआ बेटा? H प्लस। H प्लस। कॉमन आयन का इफेक्ट किस में पड़ेगा? कॉमन आयन का इफेक्ट पड़ेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। किस में पड़ेगा बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो ऑलरेडी डिसोसिएटेड है, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट H2O था यहाँ पर, तो H2O क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। बात समझ में आई बेटा? यस सर। जैसे ही इसका C इसके साथ आएगा, इमीडिएट रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। मान लो कि W हो गया, सबट्रैक्ट कर दो W। बात समझ में आई बेटा? H2O तो लार्ज एक्सेस में है, उसमें प्लस W कर भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब फाइनली आपके पास जो H प्लस है, चाहे यहां लिखे या वहां लिखे, कितना लिखना जरूरी है? 10⁻⁻⁻ W, ये H प्लस होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन बेटा? नहीं सर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है, एग्जाम में आने के भी बड़े चांसेस रहते हैं इसके। अब कैसे निकालेंगे ये W? क्योंकि बिना W के आपको pH नहीं आएगा। pH क्या है बेटा? pH है माइनस लॉग H प्लस, और इस टाइम पर H प्लस कितना है? 3 + 10⁻⁻7 10⁻⁻7 माइनस W, यानी C तो दिया होगा क्वेश्चन में। W निकालने के लिए आपको ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी जो हमने बोला था, ये सबके लिए वैलिड है, हर एक सोल्यूशन के लिए। तो हम लोग क्या लिख देंगे? 10⁻⁷ प्लस C माइनस W इंटू 10⁻⁷ माइनस W इज इक्वल टू 10⁻⁻14, या फिर आप लिख सकते हो KW। क्या बात समझ में आई बेटा? यस सर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो आप। क्या करो, इसको x लिख दो। इसको अगर हम x ले लें तो यहाँ पर भी तो ये x ही तो है, यस। C राइट? प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? C और प्लस एक्स हाँ, C प्लस एक्स इंटू इंटू एक्स। एक्स, यही बन रहा है ना अपना, यस सर। इज इक्वल टू KW। तो एक्स स्क्वायर प्लस CX माइनस KW इज इक्वल टू 0। यहां से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, ये जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यही तो x है अपना, और फिर Yes. सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। W तो कॉपी कर लो बेटा। सर ये एज अ होल कॉमन आयन इफेक्ट है। यस बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट का यही मतलब है कि जो कॉमन आयन आने की वजह से, जैसे प्रोडक्ट में H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, तो दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट डिसोसिएशन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। अगर आपको मैथ्स पसंद है, आपको ये क्वेश्चंस करने में बड़ा मजा आएगा इन सब। यस। हाँ। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने माइंड में ये चीज रखनी है बेटा कि अप्रोक्सीमेशन कब यूज करें, है ना? छूटना भी नहीं चाहिए चीजें, है ना? और ऐसा भी नहीं होना चाहिए जबरदस्ती टाइम वेस्ट कर दिया तो, क्योंकि अगर तुम ये सारी चीजें कंसीडर कर रहे हो, लाइक तुम्हारा H प्लस HH से भी आ रहा है, H प्लस H2 से भी आ रहा है, H2O से बहुत ज्यादा H प्लस तो नहीं आ रहा है, लेकिन तुमने कंसीडर किया, सॉल्विंग की, इसका मतलब टाइम वेस्ट हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता करना कि कब हमको किसको इग्नोर करना है। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है सिंपल सा, फाइंड pH of 10⁻³ HCl solution।
है ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसमें ध्यान से तुम देखो, ये HCl स्ट्रॉन्ग है कि वीक है बेटा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। तो H प्लस कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय HCl कितना है? कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय HCl कितना निकलेगा? 10 रेज टू माइनस -3। H प्लस कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय HCl इज 10 रेज टू माइनस 3। अगर हम वाटर ले भी ले, ठीक है, H प्लस कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय वाटर कितना है? बोलो, थोड़ा सा लाउडर बोलिए। 10 raised to the power -7। अब हम लोग इसको इस तरह से याद रखेंगे, 10 रेज टू -7 माइनस W। किस तरह से याद रखेंगे बेटा? 10 रेज टू -7 माइनस W। अभी पूरा कैलकुलेशन किया था ना। यानी कि वाटर जो H प्लस कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वो 10 रेज टू -7 से भी कम है कि नहीं है? यस। हमने पढ़ाई की है, हमने स्टडी किया तो ये पता चला। नहीं तो नॉर्मल स्टूडेंट क्या कहेगा कि वाटर कितना H प्लस कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? 10 रेज टू -7। लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या प्रॉब्लम हो गई? H प्लस कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय वाटर इज लेस देन 10 रेज टू -7। इज इट क्लियर? यस। तो अगर कभी ऐसा आ गया तो आप उसको लेस देन 10 रेज टू -7 इंडिकेट करेंगे, 10 रेज टू -7 नहीं। अब इन दोनों को तुम देखो, ह्यूज डिफरेंस है। कैन यू इमेजिन? तो इसमें जबरदस्ती तुम्हें वो लेने की जरूरत नहीं है कि तुमने इसको कंसीडर किया और कुछ कैलकुलेशन करो, उससे कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। सीधे सीधे हम लोग पीएच लिखेंगे -log C। C मतलब ये, दैट इज वाई आंसर इज 3। कोई डिफिकल्टी बेटा? ये हो गया। तो आप 10 रेज टू -3m दे दो, 10 रेज टू -2m दे दो, कोई अपने को फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ेगा कब पड़ेगा? जैसे मान लीजिए कि अचानक से अब कोई बच्चा मान लीजिए केवल ये फॉर्मूला लगाता है, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड pH इज इक्वल टू -log C, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड pH इज इक्वल टू -log C। अचानक से उसके सामने क्वेश्चन आ गया, फाइंड pH ऑफ 10 raised to -8m HCl सॉल्यूशन। बताइए वो पीएच कितना निकालेगा? वेट करेगा तो गलत हो जाएगा। 8 निकलेगा। अगर आपने क्या फॉर्मूला लगा दिया? -log C। अब ये कॉमन सेंस कहता है कि 8 आंसर नहीं हो सकता। क्यों? पर वो बेसिक हो जाएगा। वो तो बेसिक सोल्यूशन होगा, स्केल ही गड़बड़ कर दिया उसने। तो एक्चुअली प्रॉब्लम स्केल में नहीं है, प्रॉब्लम कैलकुलेशन में है, उस अप्रोक्सीमेशन में है जिसको बच्चे ने यूज कर लिया। ठीक है, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि जो H प्लस कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय HCl है, दैट इज एक्चुअली लेस देन H प्लस कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय वाटर। इसलिए ऐसी जगह पर आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने ये बनाई है, कहां चली गई? ये एक्स स्क्वायर प्लस CX माइनस KW इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आप निकालेंगे और फिर रखेंगे। जरा बेटा निकाल कर दिखाओ। क्वेश्चन समझ में आया ना? आप पहले कॉपी करना चाहोगे क्या? ये वाला ये कर चुके बेटा। हाँ हाँ सर, ये हो गया। ये इसका आंसर निकाल कर बताइए बेटा। सर यस, हाँ, नहीं, एक मिनट। कितना है आंसर बेटा? आंसर नहीं, एक्स की वैल्यू मुझे
एक्स की वैल्यू मुझे 0.9 इंटू 10 टू द पावर -7 आ रही कितनी आई? है। 0.9 इंटू 10 टू द पावर -7 10⁻⁻7 आई। 0.9 0.9 आपने, ये दूसरी वाली नेगेटिव है तो हाँ वो नेगेटिव वाली तो हटा देंगे। हाँ ये तुम्हारी 0.9 इंटू 10⁻⁻7 है। चलो ठीक है, मान लेते हैं। तो हमारा H प्लस कितना हो जाएगा बेटा? ये हमारा H प्लस हो जाएगा 10⁻⁻8 प्लस 0.9 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है। अब जो आपने किया है ना, ये जितना हमने किया एक्चुअली ये बहुत ही एक्यूरेट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक्यूरेसी के मामले में बहुत अच्छा हो गया। हम लोग जब भी ऐसा फ्यूचर में आएगा ना, और अगर ऑप्शंस कोई बहुत क्लोज नहीं दिए होंगे, तो हम सीधे सीधे H प्लस को 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁻7 लिख के काम कर देंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रही? ये दोनों लगभग बराबरी तो है। बात समझ में आई बेटा? तो इसको ऐड कैसे करेंगे? तो हम लोग 10⁻⁸ के बाद या 10⁻⁷ को लिख लेंगे 10 इंटू 10⁻⁸। तो 10 और ये 1 11 हो जाएगा। 11 इंटू 10⁻⁸। क्या बात समझ में आई? यस। तो पीएच क्या हो जाएगा? 8 माइनस लॉग 11। क्लियर बेटा? ये 8 माइनस लॉग 11, ये करीब 6.9 के आसपास आएगा आपको आंसर। आ गया लेस देन 7। अग्री में पॉइंट। और ये जो हमने यहां से निकाला है ये ज्यादा एक्यूरेसी वाला है। आपने इसमें वो भी कंसीडर किया जो कॉमन आइन इफेक्ट था। कोई कंफ्यूजन? सर एक्स की वैल्यू एक बार निकाल के दिखा दो। तो -c प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। b² कितना होगा बेटा यहाँ पर? 10⁻⁻14 -16 मैंने कॉमन ले लिया था। 10⁻⁻16 हाँ 10⁻⁻8 रखा है ना आपने। हाँ तो 10⁻⁻16 हो गया। और a कितना दिया हुआ है? -4ac। कितना आएगा अंदर? 4 इंटू 10⁻⁻14 प्लस आएगा कि माइनस आएगा? प्लस। तो प्रॉब्लम क्या है यार, तुम ये क्यों नहीं कर पाए? इसको 400 लिख देंगे। 400 इंटू 10⁻⁻16 कर दिया तो 401, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। 400 सीधे सीधे बाहर ले लिया, उसका रूट लिया, वो लिया, और 10⁻16 को 10⁻8 लिख दिया। फिर यहाँ पर आपका जो बी दिया हुआ है कितना है? ये सी 10⁻8। वो फिर बाद में एलसीएम फिर ऐड माइनस वाला नहीं कंसीडर करेंगे, जो है सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट होगा मेरे ख्याल से, है ना, और 2 से डिवाइड होगा। प्रॉब्लम क्या है? तो अब इसमें ये भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या कर सकते हैं कि हम लोग ज्यादा एक्यूरेसी को नहीं देखते हुए हम लोग इस W को इग्नोर करके सीधे से ऐड कर देंगे। लेकिन गलती से ये तो मत कर देना, समझे ना? जब हम एज अ स्टूडेंट रटना शुरू कर देंगे माइनस लॉग सी माइनस लॉग सी माइनस लॉग सी, तो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि फिर अचानक से आप ध्यान नहीं दोगे, और अगर गलती से भी ये ऊपर नीचे हुआ तो मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, चलो इसको हटा दें। यस। अब ये था स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर वाला केस। तो इसमें हम लोगों ने एक बार वाटर को इग्नोर किया और एक बार वाटर को कंसीडर किया, उसको जो जो कंट्रीब्यूट करता है H+ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब हमारा केस 2 लेते हैं। केस 2 क्या होगा बेटा? वीक एसिड इन वाटर। वीक एसिड इन वाटर। वीक एसिड इन वाटर में क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम HA गिविंग H+ प्लस A-। अच्छा, पहले मैं आपको प्रॉपर वो सब लिख के दिखा रहा हूँ जो एकदम एक्यूरेसी वाली चीज है, लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप समझने की कोशिश करिए, वो इक्वेशन सॉल्व भी होनी चाहिए। तो हम पहले परफेक्शन वाली बात करते हैं कि क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर H2O का भी इसी तरह से डिसोसिएशन दिखाएंगे।
अब जानते हैं खास बात क्या है, कॉमन आयन किस में लगेगा, लेफ्ट वाली इक्वेशन में कि राइट वाली इक्वेशन में, बताइए। हेलो देवांग, किस में लगेगा बेटा? तुम लोग बोल नहीं रहे या मेरी आवाज, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी। एक मिनट, कॉमन आयन किस में लगेगा, लेफ्ट वाले में कि राइट वाले में? लेफ्ट वाले में। दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओह, जब दोनों वीक है तो एक दूसरे में दोनों का इफेक्ट आएगा। नहीं समझ में आया बेटा? प्रीवियस केस में क्या हो रहा था कि एक डिसोसिएशन स्ट्रांग था, उस पर इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। भाई H प्लस तो इसने भी कंट्रीब्यूट किया था ना, इस पे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तुरंत डिसोसिएट हो गया पूरा। इस Yes. बार ऐसा नहीं। तो जब तुम इस बार लिखोगे, जैसे मान लीजिए आपने लिखा इनिशियल, यहाँ लिखा C00, यहाँ लिखेंगे 10⁻⁷ 10⁻⁷। अब इस बार मतलब एट इक्विलिब्रियम तुमने लिया। एट इक्विलिब्रियम जब लेंगे तो आप C अल्फा तो करते ही, राइट? फिर Yes. यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10⁻⁷ और यहाँ आ जाएगा C अल्फा। C अल्फा। लेकिन जैसे ही अब इसमें भी हमारा 10⁻⁷ ऐड करना पड़ेगा, हाँ। राइट ना? तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको भी बैकवर्ड भेजना पड़ेगा और इसको भी बैकवर्ड भेजना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने जो है इसमें बैकवर्ड भेज दिया लेटर से x और इसकी वजह से y हुआ, तो अब दोनों में वो चीज दिखना चाहिए, उसका y इसमें डालना पड़ेगा और इसका x उसमें डालना पड़ेगा। Yes. ये y इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट होगा बेटा, एट इक्विलिब्रियम C अल्फा माइनस x, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस x। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सिचुएशन हो गया। अब आप ध्यान से देखो H प्लस कितना निकला, C अल्फा, सॉरी यहाँ पर मेरे को मिस्टेक हो गई, यहाँ y लिखा है ना। Yes, yes. तो C अल्फा माइनस x प्लस 10⁻⁷ माइनस वाई। अच्छा ये बताओ, मैंने जानबूझ करके इस तरह क्यों लिखा? मैं ऐसा भी तो लिख सकता था, C अल्फा प्लस 10⁻⁷ माइनस x माइनस वाई। हम लोग वो 10⁻⁻, नहीं, हाँ 10⁻⁷ कोई खास रीजन है ना मैंने इस तरह से इसको रखा है? बोलो। हाँ। ये किसका कंट्रीब्यूशन है H प्लस के लिए, गिवन वीक एसिड का? ये कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है H प्लस के लिए? वाटर कंट्रीब्यूट कर रहा है। OH माइनस तो है ये, लेकिन यही चीज तो H प्लस भी होगी ना वाटर द्वारा जो कंट्रीब्यूट हो रही है। तो ये है H प्लस कंट्रीब्यूटेड बाय एसिड, वीक एसिड, और ये है H प्लस कंट्रीब्यूटेड बाय वाटर। अब प्रीवियस केस जो कर रहे थे जब स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो यही H प्लस कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एसिड कितना हो जाता था, C, राइट ना? इस बार बिकॉज ये वीक डिसोसिएशन है, इसमें भी कॉमन आयन इफेक्ट हुआ। क्लियर है बेटा? तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसको सॉल्व करना बहुत टफ है। ऑल्दो तुम कर सकते हो, मतलब सबसे पहले एक इक्वेशन लिखोगे Ka की इक्वेशन क्या आएगी बेटा, इन सबको लिखेंगे हम ऐसा, क्या लिखेंगे, C अल्फा प्लस 10⁻⁷ माइनस x माइनस y इंटू C अल्फा माइनस x अपॉन C माइनस C अल्फा प्लस x। ये K हो गया, दिख रहा है कितना कॉम्प्लेक्स है, इतने सारे अननोन्स है। अच्छा C दिया होगा क्वेश्चन में, हाँ C दिया होगा। हाँ तो तुम्हारे पास यहाँ पर जो बाकी दिख रहे वो उस तरह से आपको, और इसी तरह से यहाँ पर आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे इक्वेशन बेटा, H2O के लिए H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू KW। ये दूसरा इक्वेशन आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ भी लिखेंगे इसी तरह से 10⁻, ये माइनस y माइनस x इंटू 10⁻⁻7 माइनस y इज इक्वल टू KW। KW भी आपको पता ही है, ये यहाँ से इस तरह से आया इक्वेशन। बात समझ में आई बेटा? यस। इस तरह से आपको
जो अलग अलग वो है इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, फिर उसको, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करने वाले। हम इसमें अलग अलग अप्रोक्सीमेशंस लिखेंगे कि कब हम क्या इग्नोर कर सकते हैं। इसको चाहिए तो एक बार कॉपी कर लो बेटा। सर इसमें दोनों जगह पर कॉमन आयन हाँ, दोनों जगह कॉमन आयन इफेक्ट लगा, बिकॉज दोनों डिसोसिएशंस वीक डिसोसिएशंस। ओके कॉमन आयन इफेक्ट कहां पर लगेगा बेटा? जहां पर डिसोसिएशन वीक होगा। वीक होता है। हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। क्या आपने? यस यस सर। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, दो तीन चीजें अप्रोक्सीमेशंस की। क्या क्या अप्रोक्सीमेशंस हो सकते हैं बेटा? अप्रोक्सीमेशन हो सकता है, कैन वी निग्लेक्ट अल्फा विद रिस्पेक्ट टू 1? इसका मतलब होता है डिसोसिएटेड अमाउंट, डिसोसिएटेड अमाउंट का मतलब मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन, डिसोसिएटेड अमाउंट ऑफ एसिड, कैन वी निग्लेक्ट दैट? एक तो ये चीज हो गई, ठीक। दूसरी है, कैन वी निग्लेक्ट वाटर कॉन्ट्रीब्यूशन, कैन वी निग्लेक्ट वाटर कॉन्ट्रीब्यूशन। ये दो अप्रोक्सीमेशन है, इन्हीं में सारे आंसर्स छिपे हुए हैं। मान लो तुमको जो है, तुमने इसके लिए भी यस बोल दिया, इसके लिए भी यस बोल दिया, यानी तुम्हारा वाटर कंट्रीब्यूशन बहुत कम है ऐसा मान के चल रहे हैं, और अल्फा विद रिस्पेक्ट टू 1 भी बहुत छोटा है, तो तुम्हें मालूम है कि सीधे सीधे तुम्हारा H प्लस किसके बराबर आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेट। याद करो, ओ ये अभी ये इक्वेशन लिखा था ना, यस K is equal to C alpha square, can you recall? यस सर। K is equal to C alpha square, उसमें सब नेग्लेक्ट कर दिया था, हाँ तो यहाँ पर हमारा क्या निकला? रूट सी इंटू के। बात समझ में आई बेटा? यस रूट सी इंटू के सीधे H प्लस आया, और पीएच आपका निकल आएगा माइनस लॉग रूट सी इंटू के। सिंपलेस्ट केस हो गया ये, नहीं लगता है तुमको? सब कुछ जहां पर निगलेक्ट कर दिया वो सिंपलेस्ट केस हो गया। यस आर गेटिंग माय पॉइंट? यस अब हमें कैसे पता चलेगा बेटा कि वाटर निगलेक्ट करना है? कैसे पता चलेगा वाटर निगलेक्ट करना है? तो अब तुम खुद ही सोचो, H प्लस का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है एसिड की तरफ से लगभग कितना है? रूट सी के ए के बराबर है। हाँ वाटर कब निगलेक्ट कर पाएंगे? जब H प्लस कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई एसिड ज्यादा हो। H प्लस कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई वाटर कितना होता है? लगभग 10⁻⁷, राइट? यस तो अभी मान लीजिए H प्लस कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एसिड भी 10⁻⁷ है, तो क्या 10⁻⁷ 10⁻⁷ के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर सकते हो? नो सर। नहीं कर सकते। नहीं तो मतलब एक आइडिया होगा 1%, 2%, 3% का एरर। तो यहाँ पर याद रखना है, हम लोग 1% से लगा करके 10% तक के एरर को चला लेंगे। वो भी डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने ऑप्शंस क्लोज दिए हुए हैं। तो मान लीजिए कि अगर जो H प्लस कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई एसिड है वो अगर 10⁻⁻6 है, तो हम लोगों का जो पीएच निकलेगा वो 6 के आसपास निकलेगा, राइट? Yes. 6 के आसपास। तो आप वाटर निगलेक्ट कर देना। तो हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा? मतलब हमें तो फटाफट निगलेक्ट करना है ना। तो आप खुद ही सोचो बेटा, रूट सी के ए को अगर मैं 10⁻12 कर दूं, सॉरी 10⁻6 से ज्यादा ले लूं, तो इसका मतलब है इसका ये जो H प्लस कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एसिड है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, तो वाटर निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 10⁻6 से ज्यादा है। तो बताओ C इंटू के का वैल्यू क्या आ जाएगा? -12। अब एग्जाम में हमको वाटर जब भी नेग्लेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? हम लोग सी कंसंट्रेशन दिया होगा एग्जाम में, के का वैल्यू भी दिया होगा, उनको मल्टीप्लाई कर लो। अगर वो 10⁻12 से बड़ा आ जाए तो हम कह देंगे यस वाटर कैन बी निगलेक्टेड, यानी हम सॉल्विंग में वाटर लेंगे ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर।
फिर आप सीधे सीधे जो आपका दिया हुआ है k इज इक्वल टू आपने लगा रखा है ये C अल्फा, ये आप सीधे सीधे यूज कर सकते हो। बात समझ में आई? यस सर। और यानी आप ये फॉर्मूला लगाना ये वाला, आप इसमें अल्फा 1 से निगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, इसके लिए अल्फा निकाल कर देखना है। और अगर अल्फा की वैल्यू कितने से मतलब 0.1 से अगर ज्यादा आ रही है, 0.1 का मतलब समझते हो अल्फा 10% वाला, अगर मान लीजिए अल्फा की वैल्यू 0.3 आ गई, तो कैन यू नेग्लेक्ट 0.3 विद रिस्पेक्ट टू 1? नहीं, 30% वाला प्रॉब्लम आ गया ना। हाँ, आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? यस। एरर जो है कितने तक हम ले पाएंगे? मैक्सिमम 0.1 10%। इससे ज्यादा एरर नहीं आनी चाहिए। बात समझ में आई बेटा? यस। इससे ज्यादा एरर अपने को नहीं लेनी है, ये ध्यान रखना। इसको आप नोट कर लो। जब हम क्वेश्चंस इसके करेंगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से आइडिया लगेगा कब किसको नेग्लेक्ट करें, कब किसको कंसीडर करें। लेकिन माइंड में रखना है कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी तो आपको सब लेना पड़ेगा, जो कि अभी तक कभी पूछा नहीं गया। लेकिन इमेजिनरी सिचुएशन अगर आई तो सब ये सब लेना पड़ेगा। और हम लोग अप्रोक्सीमेशंस में काम करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो क्वेश्चन है वो एक सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाए, इसलिए अप्रोक्सीमेशंस की जरूरत पड़ेगी। और एरर कितना लेना है? मैक्सिमम 10%, ये ध्यान रखना। इसको कॉपी कर लो बेटा। ये कंडीशन किस चीज के लिए है? फॉर नेग्लेक्टिंग वाटर कॉन्ट्रीब्यूशन। इसको कॉपी कर लो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीधे प्रॉब्लम से शुरू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आगे का थियरी पढ़ेंगे।